महाराष्ट्र के नासिक में पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस मौके पर पीएम मोदी ने पूर्व की यूपीए सरकार पर आतंकवाद को लेकर जमकर हमला बोला और कहा कि 2014 से पहले आतंकी हमलों पर उनकी सरकारें सिर्फ श्रद्धांजलि और शोक जताती थीं, लेकिन आज देश के दुश्मन हमले से पहले 100 बार सोचता है। सरकार क्या करती थी भाई उस समय? बम धमाके होते थे, क्या करते थे लोग? श्रद्धांजलि सभाएं करते थे और क्या करते थे? शोक मनाते थे। उनकी सरकार दुनिया भर में पाकिस्तान के नाम पर रोती रहती थी। देखिए पाकिस्तान हमारे देश में आके ऐसा करता है, देखिए पाकिस्तान हमारे देश में ऐसा करता है। लेकिन आपके इस चौकीदार ने क्या किया? और राजस्थान के रण को साधने के लिए बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। आज केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह प्रचार में उतरे। उन्होंने बीकानेर के कोलायत में बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल के सपोर्ट में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जिस दिन भारत कांग्रेस मुक्त हो जाएगा तभी भारत गरीबी मुक्त हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत कमजोर नहीं, अब ताकतवर देश बन गया है। जिस काम के पीछे लगते हैं उसको जब तक अंजाम तक न पहुंचा लें तब तक अर्जुन राम जी चैन नहीं लेते हैं। यह मैंने एक जीवन इनके अंदर देखा। कांग्रेस का शासनकाल था 2008 से लेकर 2014 तक। पैरव आयोग प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 6 वर्षों में केवल 25 लाख आवास बने थे, लेकिन हम लोगों ने 4.5 वर्षों के अंदर ही 1,30,00,000 आवास बनाकर लोगों के हवाले कर दिए। यह काम करने की एक शैली होती है कि मैं जो लोकसभा में अच्छी तरह से कार्रवाई संपादित कर पाया, उसका अगर कोई एकमात्र कारण है तो वो राजनाथ सिंह जी है। भाई साहब, राजनाथ सिंह जी। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे लोकसभा में लीडर ऑफ द हाउस हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन डिप्टी लीडर ऑफ द हाउस हमारे राजनाथ सिंह जी हैं। मेरा निरंतर इनसे और लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मंगलवार को वोटिंग होगी। वोटिंग कराने के लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस चरण में 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 115 सीटों पर वोटिंग होगी। 1612 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। गुजरात की 25, केरल की 20, गोवा की 2, दादर नागर हवेली की 1, दमन दीव की 1, असम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, जम्मू कश्मीर की 1, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 14, ओडिशा की 6, यूपी की 10 और पश्चिम बंगाल की 5 सीटों पर चुनाव होंगे। यूपी की 10 सीटों में मुरादाबाद, रामपुर, संभल, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली और पीलीभीत शामिल हैं। बिहार की 5 सीटों में झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया शामिल हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की 7 सीटों में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर, कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा शामिल हैं। पहले 2 चरण के मुकाबले तीसरे चरण में उत्तर से दक्षिण तक वीवीआईपी उम्मीदवारों की भरमार है। इस चरण में गांधीनगर से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की किस्मत दांव पर है। वहीं वायनाड सीट से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की कम्युनिस्ट पार्टी के पीपी सुनीर से सीधा मुकाबला है। तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस के शशि थरूर के सामने पूर्व गवर्नर और बीजेपी उम्मीदवार के राजशेखर की चुनौती है। महाराष्ट्र के सतारा से एनसीपी प्रमुख शरद पवार की पुत्री और नेता सुप्रिया सूले की किस्मत दांव पर है।
यूपी में रामपुर से जयाप्रदा के सामने आजम खान की चुनौती है, तो पीलीभीत से वरुण गांधी की किस्मत दांव पर है। फिरोजाबाद में शिवपाल यादव और अक्षय यादव के बीच वर्चस्व की लड़ाई है। मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बिहार के मधेपुरा में शरद यादव के सामने पप्पू यादव का दांव है। ओडिशा के पुरी से बीजेपी नेता संबित पात्रा की किस्मत दांव पर है। कर्नाटक के गुलबर्गा से कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे मैदान में हैं। पिछले 2 चरणों में महिला मतदाताओं की भागीदारी पुरुषों से ज्यादा रही है। 11 अप्रैल को 91 सीटों के लिए और 18 अप्रैल को 95 सीटों के लिए मतदान का प्रतिशत करीब 69.4% रहा। हालांकि तीसरे चरण में मतदान का प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और चलते हैं, राजनाथ सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं नहीं समझता था कि इस समय इतने दोपहर के समय ओवर क्राउडेड प्रेस बीट होगी। नमस्कार। शुरू करें। मित्रों, मेरी तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज प्रातःकाल से मैं राजस्थान के दौरे पर हूं। बीकानेर में एक हमारी सार्वजनिक सभा थी। फिर पार्टी ने यह तय किया था कि जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी चाहिए, इसीलिए आप सबके बीच यहां पर मौजूद हूं। और उसके बाद मैं अलवर जाऊंगा। अलवर में भी हमारी सार्वजनिक सभा है। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान हो चुका है। आपने देखा होगा कि प्रथम चरण के मतदान के बाद ही कांग्रेस सहित सारे विपक्षी दलों ने यह कहना प्रारंभ कर दिया था, ईवीएम में कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी है, यानी रिजल्ट पूरी तरह से साफ है। जो मतदान हुए हैं जिन चरणों के, भाई प्लीज आप लोग बात मत करिए। जो मतदान हुए हैं उससे स्पष्ट है कि रुझान किस ओर है। इसमें कहीं 2 मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्लियर मेजॉरिटी हासिल करेगी और इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है कि एनडीए 3/4 मेजॉरिटी हासिल कर ले। मैं मानता हूं कि विपक्ष के पास मुद्दों का अभाव है। जिन मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए उन मुद्दों पर भी वह राजनीति करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कश्मीर के पुलवामा में जो हमारे सीआरपीएफ के 42 जवान फिदायीन हमले में मारे गए, इस मुद्दे पर सारा देश एकजुट था। फिर भी कांग्रेस सहित कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इस मुद्दे पर भी राजनीति की। हमारे वायुसेना के जवानों ने जाकर पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकाने को ध्वस्त किया, बड़ी संख्या में आतंकवादियों को मारने में कामयाबी हासिल की। उसकी प्रशंसा करने के बजाय सारे देश के साथ खड़े होने के बजाय उन्होंने उस पर सवालिया निशान लगाने प्रारंभ कर दिए। कितनी कामयाबी मिली, कितने लोग मारे गए। इस प्रकार के जब सवाल किए जाते हैं तो उससे
आतंकवाद के खिलाफ जो भारत का पक्ष है वह कमजोर होता है। और कई ऐसे अवसर आए हैं जब बराबर आतंकवाद के मुद्दे पर, आतंकवाद के खिलाफ जो भारत का पक्ष है वह कांग्रेस के कारण कमजोर हुआ है। हिंदू टेररिज्म की भी एक नई थियरी इन्होंने दे दी। टेररिज्म होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती, कोई पंथ नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। टेररिज्म को किसी हिंदू, मुस्लिम और ईसाई के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। उनकी इस नई थियरी ने भी आतंकवाद के खिलाफ भारत के पक्ष को कमजोर किया है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2004 में जब जनरल मुशर्रफ के साथ समझौता हुआ था, पाकिस्तान ने इसे स्वीकार किया था कि पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए हम प्रभावी कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान की धरती पर उन्हें नहीं पनपने देंगे, नहीं संरक्षण मिलेगा। तब पाकिस्तान के साथ एक समझौता हुआ था। लेकिन बाद में यही इसी कांग्रेस पार्टी ने यह कहकर कि पाकिस्तान भी आतंकवाद से पीड़ित है और आतंकवाद का शिकार है, फिर आतंकवाद के सवाल पर भारत के पक्ष को कमजोर करने की कोशिश की। पोटा जो कानून बना था, पोटा के कानून को भी समाप्त किया। अब आपने देखा होगा, इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो सेडिशन एक्ट समाप्त करेंगे, राष्ट्रद्रोह का कानून समाप्त करेंगे। बहनों भाइयों, हम लोग तो चाहेंगे कि राष्ट्रद्रोह का कानून और सख्त होना चाहिए। हां, यह सावधानी बरती जानी चाहिए कि राष्ट्रद्रोह के कानून का अथवा कोई भी कानून हो, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।